आगे बढ़ते हैं। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सिद्धार्थनगर की सड़कों पर इन दिनों यमराज घूम रहे हैं। यमराज न सिर्फ लोगों को ट्रैफिक रूल का पालन करवा रहे हैं, बल्कि जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें दंडित करते हुए जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर उतरे यमराज बाइक सवार युवकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। आपको बता दें कि यातायात जागरूकता के लिए हर साल नवंबर के महीने में यातायात सप्ताह मनाया जाता है और इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल की है। सड़कों पर उतरे यमराज की गेटअप में होमगार्ड के जवान पूरन गुप्ता ने लोगों को सड़क हादसे से होने वाले मंजर से अवगत करवाया और लोगों के भविष्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की लोगों को चेतावनी भी उन्होंने दी है। देखिए, आप अगर बचाव का गाड़ी नियमों को लेकर सड़क दुर्घटना को लेकर के हमारे लोग का यही उद्देश्य है कि यातायात माह में वैसे भी जाकर के चौराहों पर विद्यालय में जाकर के बच्चों को जागरूक किया जाता है कि आप लोग अपने हेलमेट लगाइए, सेफ्टी बेल्ट लगाइए, 3 सवारी में चलिए तथा अपने गार्जियन को भी समझाइए कि पापा भैया चाचा जो भी हो कि हेलमेट लगा के 3 सवारी में चलिए। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। अनंतनाग में आतंकी हमले में गोरखपुर के मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायल मजदूरों पर यूपी सरकार ने संज्ञान लिया है और यूपी गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर गृह विभाग अधिकारियों से फोन पर वार्ता की है, बात की है। घायल मजदूरों की हर संभव मदद के लिए बात की गई। दोनों घायल मजदूरों के सही इलाज के निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त है। अनंतनाग में आतंकी हमले में गोरखपुर के 2 मजदूर घायल हो गए थे और दोनों ही मजदूरों पर यूपी सरकार ने संज्ञान लिया है। इनके बारे में यूपी गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर गृह विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की जानकारी ये है और घायल मजदूरों की हर संभव मदद के लिए बातचीत की गई है। दोनों ही घायल मजदूरों के सही इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। अनंतनाग में पाकिस्तान की कायराना हरकत दिखाई दी जिसमें गोरखपुर के 2 मजदूरों को गोली लगी, वो घायल हुए। अब इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज बरेली नहीं जाएंगे, बड़ी खबर है। बरेली में पसमानदा महासम्मेलन में शामिल नहीं होने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी, ये बड़ी जानकारी। हालांकि पहले खबर यह आ रही थी कि उनकी मौजूदगी यहां पर रहने वाली है, लेकिन अब ये बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बरेली नहीं जाने वाले हैं। वहां पर पसमानदा महासम्मेलन होना है जिसमें उनकी मौजूदगी नहीं होगी। पीएम का धन्यवाद करने वाले हैं पसमानदा समुदाय से जुड़े हुए लोग, पसमानदा मुस्लिम। और उससे पहले ये बड़ी खबर है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी इस बैठक में नहीं जाने वाले, इस महासम्मेलन में शामिल नहीं होने वाले हैं। अनुभव मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या वजह बताई जा रही है नहीं जाने की? देखिए, हमारे पास जो जानकारी उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभी फिलहाल आज बरेली नहीं जा रहे हैं क्योंकि चूंकि अब उपचुनाव है 3 जगहों पर, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि वो आज मुजफ्फरनगर जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार करेंगे। तो एक तरफ आप देखिए जयंत चौधरी वहां पर 3 जनसभाएं कर रहे हैं, आज रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहां पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खतौली का चुनाव है, भले ही बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए इजी सीट है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से बीजेपी मेहनत कर रही है, खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे हैं चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए और इसी वजह से आज वो ये जो कार्यक्रम है बरेली में फिलहाल वहां नहीं जा पाएंगे और मुजफ्फरनगर के बाद फिर वो शाम को सहारनपुर पहुंच जाएंगे और वहीं पर रहेंगे, पदाधिकारियों के साथ वहां भी बातचीत करेंगे। कल वहां नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करेंगे और जिस तरीके से ये 3 उपचुनाव हैं उसके बाद दिसंबर महीने में जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो बीजेपी इन दोनों ही चुनाव को पैरेलल लेकर चल रही है। ऐसा नहीं कि अभी बाई इलेक्शन की तैयारी होगी निकाय की बाद में, दोनों ही चीजें साथ चल रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह जा रहे हैं और जहां उपचुनाव है वहां पर उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं और निकाय चुनाव को लेकर अन्य जो महानगर है, जो अन्य जिले, वहां पर भी जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर उनका बिजी कार्यक्रम बताया जा रहा है, उसी पर उनकी नजर भी है, उसी पर फोकस है और इसीलिए वो इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान के बुरे दिन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जया प्रदा ने आगे कहा कि जो जैसा फसल बोता है वैसा ही उसको काटता भी है। ऐसे में हर किसी को सोच समझकर बयान देने की आवश्यकता है। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान के बुरे दिन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को महिलाओं का सम्मान करना ही चाहिए। जया प्रदा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को
करे। तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आज़म के साथ हो रही है, जो बोते हैं अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे, तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आज़म के साथ हो रही है, जो बोते हैं। गाजियाबाद की खबर है। गाजियाबाद में आज यादव सम्मेलन का आयोजन होना है। शिवपाल समेत कई पूर्व सपा नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। पूर्व मंत्री डीपी यादव को लेकर खबर है। राकेश यादव को लेकर भी खबर कि ये शामिल होने वाले हैं। एटा के पूर्व सांसद कैलाश यादव भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है गाजियाबाद में, और इसमें कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव तो रहेंगे ही, और उनके अलावा कई पूर्व सपा नेता हैं जिनकी भी मौजूदगी संभव है। पूर्व मंत्री डीपी यादव और राकेश यादव को लेकर खबर कि ये दोनों ही शामिल होने वाले हैं, और एटा के पूर्व सांसद हैं कैलाश यादव, वो भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है गाजियाबाद में। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे ही, इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। रुड़की की अगली खबर। रुड़की में एक मकान की छत पर रखी पराली में अचानक से आग लग गई, और आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह क्या रही, इसको लेकर जांच की जा रही है, अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मामला रुड़की के मंगलौर इलाके का बताया जा रहा है। वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मकान के छत पर पराली रखी हुई थी, अब इसमें अचानक से आग लग जाती है, हड़कंप मच जाता है आसपास। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने की असल वजह क्या रही, आग किस वजह से लगी है, इसको लेकर पड़ताल। और रुड़की के मंगलौर क्षेत्र का ये वीडियो, ये फुटेज आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास के लोगों ने खबर कि आग पर काबू पाया। और यहाँ से बड़ी खबर है, बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग यहाँ पर की गई है। गोली लगने से एक किशोर की मौत की खबर, और छत पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और यहाँ से बड़ी खबर, बर्थडे पार्टी का मौका और फायरिंग यहाँ पर की गई। गोली लगने से बड़ी खबर ये कि एक किशोर की जान चली गई है। अपने दोस्तों के साथ छत पर वो पार्टी कर रहा था। मामले की जांच में पुलिस है, जो वहां पर लोग उस वक्त मौजूद थे उनसे लगातार पूछताछ होगी, क्या हुआ था ये जानने की कोशिश होगी, और इसको लेकर फिर आगे पुलिस बढ़ेगी। बर्थडे पार्टी का मौका और इसी पार्टी में फायरिंग की तस्वीर, एक शख्स की जान चली गई। थाना कोतवाली अंतर्गत वाल्मीकि कॉलोनी है। इसमें अभी एक सूचना मिली है कि एक बर्थडे पार्टी हो रही थी 6-7 साल के बच्चे की। उसमें नीचे पार्टी हो रही थी एक भोले मंदिर के पास, और ऊपर कुछ लड़के हम उम्र शराब पी रहे थे, और उस दौरान एक लड़का है देव नाम का। अब सफाई से बड़ी खबर है। रणधीर सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि में पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव भी हवन में मौजूद रहे। शिवपाल यादव अब तक शांति हवन में नहीं पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है शिवपाल यादव से जुड़ी हुई। और अखिलेश यादव मैनपुरी सीट को लेकर अब बैठक करने वाले हैं, ये अहम खबर है। बैठक से पहले शिवपाल यादव का रुख का इंतजार हो रहा है। जो बैठक होनी है वहां पर अखिलेश यादव की, उससे पहले शिवपाल सिंह यादव का रुख क्या होगा, उसका सभी को इंतजार है। और सभी की मौजूदगी सफाई में रहने वाली है। रणधीर सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि का मौका है। अखिलेश यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी वहां पर पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी। हवन में उनकी मौजूदगी है। शिवपाल यादव अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद फारिक मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। मोहम्मद फारिक, कितनी देर में शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर भी अपडेट। और एक मीटिंग जो लेने वाले हैं अखिलेश यादव, उसमें शिवपाल सिंह यादव भी रहेंगे क्या, या फिर कोई जानकारी ऐसे मिल रही है? जी, आपको बता दें यहाँ जो 20वीं पुण्यतिथि रणवीर सिंह की है वो शुरू शांति हवन कार्यक्रम हो चुका है। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, परिवार के और भी लोग मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन शिवपाल नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि शिवपाल गाजियाबाद में उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ है। शिवपाल के पुत्र आदित्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सारे लोग हैं। शांति हवन कार्यक्रम चल रहा है, और लगभग आधे घंटे बाद अखिलेश यहाँ से कोठी पहुंचेंगे, और वहाँ पर जो मैनपुरी के उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, उसको लेकर के अखिलेश यादव का पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा सैपई का दौरा है। यहाँ से जाने के बाद मीटिंग ली जाएगी, पूरी मैनपुरी पे इस टाइम फोकस है। और जो बताया जा रहा है 1 या 2 दिन में नॉमिनेशन के लिए डिम्पल यादव वहाँ पहुँचेंगी, उसको लेकर की भी तैयारी की जा रही है। जी
अच्छा, शिवपाल सिंह यादव के साथ में मुलाकात का भी कोई कार्यक्रम बन रहा है क्या अखिलेश यादव का? मोहम्मद नहीं, फारूक? फिलहाल आज तो जो जानकारी है शिवपाल गाजियाबाद रहेंगे। अब क्यों अभी दूरी बनाई हुई, क्योंकि जो पिछले जो पुण्यतिथि यहाँ रणवीर सिंह की होती रही है उसमें पूरा परिवार आता था, शिवपाल भी होते थे, और अगर वो बाहर भी होते थे तो इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल के वो सैफई पहुंच जाते थे। लेकिन आज वो कार्यक्रम में नहीं आए, उसको लेकर अटकलें काफी तेज हो गई है। क्योंकि मैनपुरी का चुनाव है, उसको लेकर के जो दूरियां बनी हुई है उसको ही लेकर के बताया जा रहा है कि शिवपाल यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मोहम्मद फारूक। रामपुर सीट के लिए आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी, ये भी बड़ी जानकारी है। और रामपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 18 नवंबर की है। आजम खान की विधायकी जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, रामपुर सीट के लिए आज प्रत्याशी का ऐलान समाजवादी पार्टी कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि लगातार बैठकें चल रही हैं, नाम किसका होगा, किसको मौका दिया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर अखिलेश लगातार बैठक भी ले रहे हैं। रामपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 18 नवंबर की है। और इससे पहले आज ये जानकारी मिल पा रही है कि आज प्रत्याशी का ऐलान समाजवादी पार्टी कर सकती है। लगभग नामों पर मंथन हो चुका है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने की वजह से यहां पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। अब कौन होगा जिसको मौका मिलेगा, आजम खान के परिवार के ही किसी मेंबर को मैदान में उतारा जाए या फिर कोई और जिसको मौका दिया जाएगा, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। इसी बीच में बड़ी खबर कि रामपुर सीट के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, ऐलान कर सकती है, ये जानकारी है। और रामपुर उपचुनाव के लिए आखिरी तारीख नामांकन की है 18 नवंबर। और उससे पहले आज ये बड़ी जानकारी कि आज हो सकता है कि प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। किसको मौका मिलेगा, क्योंकि चुनौती बड़ी सामने, बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ अपने नाम, प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने की तैयारी में दिखाई दे रही है, जुटी हुई है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि आज नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। ये कहा गया इन नामों में से तीन नाम के पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, ये जानकारी मिल रही है। मैनपुरी में शाक्य, खतौली में सैनी बिरादरी पर दाव लगाने की तैयारी चल रही है। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह, प्रदीप चौहान के नाम पर भी मंथन हो रहा है, जानकारी ये मिल पा रही है। इसके अलावा रामपुर को लेकर खबर है, आकाश सक्सेना, भारत भूषण गुप्ता और अभय गुप्ता पर मंथन चल रहा है। खतौली को लेकर जानकारी है कि पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के नाम पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। खतौली से सुधीर सैनी भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी के नाम पर भी मंथन हो रहा है। अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, ये बड़ी खबर। अब किसके नाम पर लगती है मुहर, इस पर लगातार रहेगी नजर। अब देखिए भाजपा के कौन कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, किन किन नामों पर लगातार मंथन चल रहा है, ये जानकारी आपको देते हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है, ये कहा जा रहा है। रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर चर्चा लगातार चल रही है। और इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार पर भी मंथन का दौर लगातार चल ही रहा है। और मीटिंग में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है, जिसके बाद खबर यह है कि तीन उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। ये जानकारी मिल पा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेज दिए गए हैं। मैनपुरी में शाक्य, खतौली में सैनी बिरादरी पर दाव की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इसके अलावा मैनपुरी से जानकारी ये कि प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य पर मंथन हो रहा है। और इन्हीं के साथ ही मैनपुरी से ही मंत्री जयवीर सिंह भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम पर भी मंथन हो रहा है। हालांकि फाइनल किसको किया जाएगा इसका इंतजार। प्रदीप चौहान के नाम पर भी मंथन हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए रामपुर की बात कर लेते हैं। आकाश सक्सेना का नाम आगे चल रहा है, भारत भूषण गुप्ता भी चल रहे हैं, अभय गुप्ता पर भी मंथन हो रहा है। और इसके बाद खतौली की सीट को लेकर देखिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के नाम पर चर्चा हो रही है, ये जानकारी मिल पा रही है। और इसके अलावा खतौली से सुधीर सैनी भी, इनके नाम को लेकर भी चर्चा, भूपेंद्र सैनी भी इनके नाम को लेकर भी चर्चा, और प्रदीप सैनी के नाम पर भी मंथन चल ही रहा है। अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। आखिरी जो फैसला होगा वो दिल्ली से ही होना है, इसलिए कहा जा रहा है कि तीन नामों का जो पैनल है वो तैयार करके दिल्ली भेज दिया गया। अब मुहर यहीं से लगेगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अनुभव शुक्ला वहां से मेरे साथी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए
हर एक चीज को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कौन जिताऊ हो सकता है बार बार, क्योंकि जोर इसी पर है, जो जीतेगा उसी को टिकट दिया जाएगा या फिर जिसकी जीत की संभावना प्रबल होगी उसी पर मोहर लगाई जाएगी। इसीलिए इतना मंथन भी चल रहा है। और आखिरी जो मोहर लगानी है, जो अनाउंसमेंट होना है, हालांकि वो लखनऊ से होगा, लेकिन जो मोहर लगानी है वो दिल्ली से ही मोहर लगनी है। अनुभव देखिए, बिल्कुल जो जीत सकता है, विनिंग पॉसिबिलिटी जिसकी और साथ ही साथ वोट बैंक जिसके साथ हो, जिसके पक्ष में हो, तो इन सारी चीज़ों को देखा गया है कोर कमेटी की बैठक में। और हर जगह अगर हम कहें तो 3-3, 4-4 नामों का जो पैनल क्षेत्र से आया उसी पर चर्चा हुई है। पहले एपी गंगा ने बता दिया था कि मैनपुरी सीट पर जो है वो शाक के उम्मीदवार को ही बीजेपी लड़ा सकती है, पैनल में ये नाम आ सकते हैं और वही नाम पैनल में भी आया। देखिए, वहाँ पर अगर आप बात करिए तो जिस तरीके से युवराज सिंह शाक के हैं उनका नाम आया, फिर प्रेम सिंह शाक जो पिछला चुनाव लड़े थे उनका भी नाम था, ममतेज शाक का भी नाम आया, प्रदीप चौहान वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ उनका भी नाम है, और जयवीर सिंह सरकार में मंत्री हैं। तो अगर शाक्य को लड़ाएंगे तो वो 3 नाम थे, और अगर शाक्य के अलावा छत्री बिरादरी से किसी को लड़ाते हैं तो ये 2 नाम हैं। अब यहाँ पर चर्चा हुई कोर कमेटी की बैठक में। उसके बाद यहाँ से फिर अगर आप खतौली की बात कर लीजिए तो वहाँ पर तो पार्टी बिल्कुल श्योर है कि वहाँ केवल सैनी को ही लड़ाएंगे। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी का भी नाम है, एक प्रदीप सैनी उनका भी नाम है, एक अभय सैनी उनका भी नाम है। तो ऐसे कई सारे नाम वहाँ से आए हैं। अब जो कोर कमेटी में नामों पर चर्चा हुई है उसकी एक लिस्ट बनाकर एक पूरा पैनल वो भेज दिया गया है केंद्रीय चुनाव समिति को। रामपुर की अगर बात कर लें तो 3 महत्वपूर्ण नाम आए हैं। आकाश सक्सेना जो आजम खां के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर सदस्यता आजम खां की रद्द हुई, तो आकाश सक्सेना को माना जा रहा है कि रेस में वो आगे हैं, सबसे आगे हैं। इसके अलावा भारत भूषण गुप्ता भी हैं, अभय गुप्ता भी हैं। तो ये नाम आए हैं। अब इनमें से देखिए केंद्रीय चुनाव समिति किसके नाम को फाइनल करेगी ये डिसीजन उन्हें लेना है, लेकिन यहाँ से पैनल के जो नाम आए थे जिन पर डिस्कशन हुआ है उसे बनाकर भेज दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खासतौर से हमने देखा है कि कोर कमेटी में जिन नामों पर चर्चा होती है फिर जो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाते हैं, जो पैनल में नंबर 1 पर रहता है, कई बार अधिकतर यही होता है कि उन्हें ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति जो तीनों सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन ये हो रहा है, जहां 5 दिसंबर को बीजेपी से जब भी पूछा गया तो क्योंकि पहले विधायक उन्हीं के विधायक की सदस्यता रद्द हुई तो उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं, वो आश्वस्त हैं कि जिसको भी उतारेंगे वो जीतेगा। लेकिन जो चुनौती सबसे बड़ी है वो मैनपुरी और रामपुर को लेकर है। रामपुर में क्या आकाश सक्सेना जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है? तो अनुभव, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमने तो रामपुर का जब बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का वो जीत लिया, तो ये तो हमारे लिए एक छोटा चुनाव है, ये केवल एक विधानसभा का चुनाव। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सीट आजम खां की जब सदस्यता चली गई उसके बाद खाली हुई है, और अब आजम खां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये सीट उनके पास से चली जाए। इसीलिए माना जा रहा है कि आजम खां के परिवार से ही कोई उस सीट पर उम्मीदवार हो सकता है। अब अगर आजम खां के परिवार से कोई उम्मीदवार होगा तो वहाँ वोटर्स का क्या रुझान रहेगा? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर तकरीबन 50% से ज़्यादा अगर हम कहें तो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है। अब बीजेपी उनको अपने पक्ष में कैसे करेगी, वो वोट कैसे उसको मिलेगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। और इसीलिए चलिए आकाश सक्सेना तो एक लड़ाई लड़ी, तो मान लीजिए वहाँ पर जो अन्य लोग हैं वो ये कहेंगे कि हाँ आकाश सक्सेना ने लड़ाई लड़ी और आजम खां की सदस्यता चली गई। पर एक ऐसा तबका भी होगा जो नाराज़ भी होगा आकाश सक्सेना से, या हम कहें भारत भूषण गुप्ता को अगर टिकट देती, जिसको भी टिकट देगी। पर ये ज़रूर है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए 2 सीटें, उसका कहना है कि खतौली तो हमारी सीट है, इसको तो हम जीत लेंगे, पिछली बार जितना मार्जिन था उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। पर मैनपुरी की जो सीट है और ये जो रामपुर की सीट है, रामपुर में तो लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है मैनपुरी, दोनों ही बहुत मजबूत किले हैं समाजवादी पार्टी के। और इस किले में क्या सेंधमारी हो पाएगी, सेंधमारी करने के लिए ही इतनी जोर आजमाइश भी चल रही है और लगातार मंथन भी हो रहा है। अब देखना ये होगा किस नाम पर मुहर लगाया जाता है, किसको मैदान में उतारा जाता है, उसके सामने भी चुनौती कम नहीं होगी जिसको भी मैदान में उतारा जाएगा। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।